जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। फर्राटा फिजिक्स पर आप इस समय क्लास 12th का लेक्चर देख रहे हैं। तो आज के क्लास 12th के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 को स्टडी करने चल रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, टॉपिक का क्या नाम है, उसको अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, कौन सी क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं? क्लास 12th फिजिक्स। ओके, क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 क्या नाम है चैप्टर का? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6 हम लोग देख रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट इज व्हाट? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई पुल होगा ना, यहाँ पे मतलब कोई ब्रिज बना होगा जिससे लोग आते जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे उस वाले पुल से जो आप जानते हैं वहाँ उसका इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, दरअसल यहाँ पे एक सर्किट होता है, उसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज रखा गया है। तो वो सर्किट क्या है और इस सर्किट से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ओवरऑल आपका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका मोटा मोटा क्या नाम है? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो पूरा का पूरा फोकस व्हीट स्टोन ब्रिज पे होगा। व्हीट स्टोन पे कैसे हम लोग मेश एनालिसिस लगाएंगे, कैसे किरचॉफ लॉ लगाएंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं, तो इट इज, ऐसे लिख लो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्किट। इट हैव 4 रजिस्टर्स। इट हैव 4 रजिस्टर्स और क्या है? 1 बैटरी, 1 गैल्वेनोमीटर, 1 गैल्वेनोमीटर आर यूज्ड। ओके, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या पता लगाते हैं? एंड यूजिंग दिस सर्किट we determine the unknown value of resistance। अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कोई रेजिस्टेंस अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से हम लोग किसी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता लगाते हैं। तो कैसे पता लगाते हैं, आखिर सर्किट कैसे होता है देखने में, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वी हैव टू रिक्वायर सम स्पेस, सो वी हैव टू रिप्लेस इट। तो इसको जल्दी से नोट करें। व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट कैसे देखने में लगता है, कैसे दिखता है, और उसकी पूरी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। कंस्ट्रक्शन में आप फिर से वही लिख सकते हैं, इट हैव 4 रजिस्टर। तो देखिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से 4 रजिस्टेंसेज इनके साथ कनेक्टेड होंगे। और ये 4 आर्म हैं। ये देखिए, तो इसका जो नाम है
रजिस्टेंस का R1 और इसका जो नाम है R2 और इसका नाम है R3, इसका नाम है R4। 4 रजिस्टेंसेस यहाँ पे कनेक्टेड है। सपोज करते हैं R3 की वैल्यू हमें नहीं पता, R3 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे एक बाहर की तरफ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। वन बैटरी इज कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, और जिन दोनों आर्म से ये बैटरी कनेक्टेड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी आर्म। तो इसका जो नाम है, क्या नाम है, बैटरी आर्म। और अंदर से हम लोग क्या कर देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और इस आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर आर्म। गैल्वेनोमीटर आर्म ये कंस्ट्रक्शन है व्हीटस्टोन का। ओके, इसका नाम हम लोग क्या दे दें, A B C D E F और G। ठीक है, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको आप लोग जल्दी से बना लीजिए फास्ट, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। जल्दी से बनाइए, वीडियो रोक के आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही हम लोग बैटरी से किसी भी सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट ड्रा होना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ से करंट निकलते हुए जाएगी, सपोज करते हैं यहाँ से करंट कितना निकल के जा रही है, आई अमाउंट ऑफ करंट जाएगी और यहाँ तक आई चलती ही चली जाएगी। और जब यहाँ तक आई जाएगी तो अब आई को 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक तो किधर, AD की तरफ, दूसरा AB की तरफ। तो सपोज करते हैं AB की तरफ जो जा रही है उधर करंट कितना है, I1, और AD की तरफ जो जा रही है इधर करंट कितना है, I2। ओके, और जैसे ही I1 आगे बढ़ता है I1 को फिर से 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक रास्ता BC की तरफ चला जाता है और एक रास्ता BD की तरफ चला जाता है, गैल्वेनोमीटर की तरफ। तो सपोज करते हैं I1 2 पार्ट में फिर से बढ़ जाती है और जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जाती है उस करंट की वैल्यू का नाम है IG। तो IG करंट किधर चली जा रही है, BD की तरफ, और इधर जो करंट आ रही है इसका नाम है, सपोज करते हैं I3। ओके, अब उसके बाद यहाँ से जो करंट I2 है, I2 क्या करेगी, अच्छा I2 अब जो है I2 का कुछ पोर्शन इसके साथ पार्टिसिपेशन होगा और यहाँ पे जो करंट चली जाएगी दैट इज द I4। ओके, और फिर उसके बाद ये सारी करंट्स मिलके यहाँ पे फिर आ जाएंगे और फिर यहाँ पे कंप्लीट आई हो जाएंगे। तो जितनी करंट निकली थी फिर उतनी ही करंट यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सर्किट ये कनेक्ट होगी तो इस तरह से सर्किट में यहाँ पे भी करंट हमेशा आपको मिलती रहेगी, यहाँ पे भी हमेशा करंट मिलती रहेगी। मतलब ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द सर्किट यू विल हैव टू सम करंट। ओके, ट्रेन थोड़ा सीटी मार रहा है, रुक जाओ। चलिए देखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब सारे ब्रांच में करंट है। R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, R4 की वैल्यू हम लोग इसको चेंज करेंगे, R3 की वैल्यू हमें नहीं पता। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, R3 की वैल्यू। R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, R4 की वैल्यू को चेंज करेंगे। मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे। तो हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे इसकी वैल्यू हम लोग घटा या बढ़ा रहे हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो IG जो करंट है इसमें वेरिएशन हो रहा है। IG क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो इसका मतलब हम लोग जब R4 को चेंज कर रहे हैं तो IG भी चेंज हो रहा है। तो R4 की किसी वैल्यू पर हमने ये देखा कि IG की वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0। ओके, मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है। तो एट R4 IG इक्वल टू 0। तो जिस R4 पर IG इक्वल टू 0 हो जाता है, तो जब IG इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन या बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, और R4 के चेंज होने पर, तो क्योंकि जिस R4 पर ये IG इक्वल टू 0 मिलेगा तो वो R4 तो हमको पता हो जाएगा ना, नोन, क्योंकि हमें मालूम है, हम ही चेंज कर रहे हैं कि 10 ओम है कि 15 ओम, फिर 20 ओम, फिर 25 ओम।
तो सपोज दैट 15 ओम पर IG 0 हो जाता है, तो अब हमें ये तो पता चल गया ना R4 15 ओम 15 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीन चीज़ें पता है, R1 R2 और R4। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए तीन रेजिस्टेंस का पता होना जरूरी है। ओके, तो जिस R4 पर IG की वैल्यू 0 हो जाती है, ऐसी कंडीशन को हम लोग बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन क्या हो जाएगा, अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी। तो अब हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं। नाउ फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कंडीशन, नाउ फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कंडीशन, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस इज अप्लाइड। तो सबसे पहले मेश एनालिसिस किस में लगाएंगे, किरचॉफ का, इस वाले ब्रांच में ABDA। तो पहले मेश एनालिसिस लगेगी किसमें, पहले आपकी लगेगी ABDA। ठीक है, ABDA में मेश एनालिसिस हम लोग लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे मेंटल डायरेक्शन ले लेते हैं ये। ठीक है, तो अब देखिएगा जैसे हम लोग मेंटल डायरेक्शन लेंगे, अब बैलेंस्ड कंडीशन है ये, तो बैलेंस कंडीशन में IG इक्वल टू क्या है 0, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। तो देखिएगा जब हम लोग, हमारा जो ट्रैवर्स डायरेक्शन है वो किधर है, इस साइड, और जो करंट हमारी I1 है वो भी किधर है, उधर। तो जब किसी रेजिस्टेंस में ट्रैवर्स डायरेक्शन और ओरिजिनल करंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा -I1 इंटू R1। इस वाले ब्रांच में करंट कितना है 0 + 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रैवर्स है किधर जा रहा है, इधर, और एक्चुअल करंट I2 इधर आ रही है, तो इसका मतलब प्लस यहाँ पे हो जाएगा। सो प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। किसी भी मेश में टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग दूसरा अप्लाई करेंगे मेश एनालिसिस किसमें, इस वाले में। तो नाउ अप्लाइंग द मेश एनालिसिस इन दिस पार्ट। तो इस वाले में जब अप्लाई करेंगे किसमें, BCDB में अप्लाई करेंगे, तो ट्रैवर्स किधर ले लेंगे, इस साइड। तो अब देखिए इसमें I3 का डायरेक्शन किधर है, इधर, ट्रैवर्स का भी डायरेक्शन इधर है, तो रेजिस्टेंस में दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो माइनस में आएगा। तो इसका हो जाएगा -I3 इंटू R3। ओके, और अब यहाँ पे देखिए प्लस, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रैवर्स का डायरेक्शन इधर और एक्चुअल करंट का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस I4 इंटू R4, और इस वाली ब्रांच में करंट 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे इक्वल टू 0, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए क्या आ रहा है, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू R2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया है, और इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या आया है, I3 इंटू R3 इक्वल टू I4 इंटू R4। ठीक है, I4 इंटू R4। बैलेंस्ड कंडीशन में कोई भी करंट इधर नहीं जाएगी। जब कोई भी करंट BD के डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो जो करंट यहाँ से आएगी उसके पास अब एक ही रास्ता बचेगा, तो वो कहाँ चली जाएगी, इस साइड। तो इसका मतलब बैलेंस्ड कंडीशन में I1 इक्वल टू I3। सो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I3, और जो करंट इधर से आएगी वही करंट इधर चली जाएगी, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जाएगी। तो I2 इक्वल टू I4, और क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू I4। तो इसमें जहाँ जहाँ I3 है वहाँ वहाँ I1 रखेंगे, जहाँ जहाँ इस वाले इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन 2 जो मॉडिफाइड है, इसमें I3 की जगह I1 रखेंगे, I1 इंटू R3 इक्वल टू I4 की जगह I2 रखेंगे, I2 इंटू R4। तो अब ये हमें क्या मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर अभी 1 ही चलने दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 है ही है, अब ये नया इक्वेशन मिल गया 3। तो अब इक्वेशन 3 एंड 1 यहाँ देखिए, इक्वेशन 3 एंड 1 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, तो 1 का मतलब हो जाएगा I1 R1 ऊपर है, नीचे आ जाएगा I1 R3 इक्वल टू इधर है I2 इंटू R2 अपॉन यहाँ कितना है I2 इंटू R4। ये देखिए, तो I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, तो क्या बचा R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। अब ये R3 उधर, क्योंकि हमें R3 की वैल्यू चाहिए, तो R3 किधर चला जाएगा, उस साइड, तो क्या बचेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, R3 अपॉन R4। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो एट बैलेंस्ड कंडीशन IG इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए ये आपका क्या आ गया रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्योंकि हमें R3 की वैल्यू चाहिए, तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इंटू R4। सो इस इक्वेशन से देखिएगा R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू R4, R1 अपॉन R2 इंटू R4। जो वैल्यू हमें R3 की चाहिए थी, मैंने सर्किल किया था ना, वो देखिए यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता लगाने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन एक वैल्यू पता लगाने के लिए 3 रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है, तो तब जाके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगती है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या 3 से कम रेजिस्टेंस को भी यूज करके R3 की वैल्यू निकाला जा सकता है, तो आंसर है यस। लेकिन इस चीज़ को हम लोग आगे जो देखने वाले हैं, दैट इज़ द मीटर ब्रिज। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन। अब आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए सिस्टमैटिक तरीके से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। और किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आ गया है ना, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल है। ये आप लिख जल्दी करिए। अब हम लोग क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक है, चलो हाँ, चलिए क्वेश्चंस मैं इसको निकालता हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन पहले फिगर बना लेते हैं। एक फिगर है इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये और ये कितना है, यहाँ पे है 10 ओम, इसका नाम है 10 ओम, इसका नाम है 50 ओम और इसका नाम है R एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 40 ओम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन फिगर
सो दैट देयर इज नो करंट इन 50 ओम। इसमें कह रहा है कि हमें आर की वैल्यू बताइए जब इसमें कोई करंट नहीं है। तो जब इसमें कोई करंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये कैसा सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ देखिए डायगोनल पे कोई करंट नहीं है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो इसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें बताना है कि जब इसमें कोई करंट नहीं होगी तो आर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ये ब्रिज का कंडीशन। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होता है, देखिए R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो यही लगा देते हैं। R1 कितना है, R1/R2 में R है, R3 कितना है 20 और R4 कितना है 40। तो यहाँ से देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 1 जा 2 2 और 20 जा 40। तो 20 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। ओके, तो R की वैल्यू 20 ओम आ गई। तो यहाँ अगर 20 ओम हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो इस वाले सेक्शन में कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लगा लिया जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट रखिए और इस पर नज़र बनाए रखिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ए व्हीटस्टोन ब्रिज हैज 4 रजिस्टेंसेस। कौन कौन सा, देखिए एक व्हीटस्टोन है जिसके पास 4 रजिस्टेंस है, 200 ओम और क्या है 20 ओम और क्या है 400 ओम एंड 40 ओम। ठीक है, 4। इफ द ब्रिज इज कनेक्टेड टू ए 1.5 वोल्ट। तो बैटरी जो है वो कितना है 1.5 वोल्ट से कनेक्टेड है बैटरी। कैलकुलेट द करंट थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इंडिविजुअल रजिस्टर से हमें क्या करना है, करंट को बताना है। तो करंट को अब इंडिविजुअल रजिस्टर से कैसे बताएंगे, तो इसको अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इसमें देखिएगा, अच्छा इसमें क्या है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो और इसको R3 और इसको R4। तो चलिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 करिए। R1/R2 200 और R2 कितना है 20, R3 कितना है 400, R4 कितना है 40। तो 40 और कितना हो जाएगा, 40 धाम में 400, 20 धाम में 200। तो इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन है, देखो 10 इक्वल टू 10 आ रहा है ना, दोनों तरफ बराबर है ना। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है बताइए, इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में आपको दिया गया है। ठीक है, अब आगे आपसे पूछ रहा है कि हमें इसमें बताना है करंट। तो करंट को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा करंट को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं ये दोनों रजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो इनको सीरीज में करिए, टोटल R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 और R डैश और R डबल डैश, ये दोनों रजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो R3 R2 प्लस R4। ठीक है, तो R1 कितना है, R1 इक्वल टू 200 और प्लस R3 कितना है 400, R2 कितना है 20 और प्लस R4 कितना है 40। देखिएगा तो इधर टोटल आ गया 200 प्लस 400 कितना हुआ 600 ओम।
और यहाँ कितना हुआ 60 ओम। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें सब में करंट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं जा रहा था, इसका मतलब ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये और ये क्या है, सीरीज में है। तो जब ये सीरीज में होंगे तब कैसे होगा, इसको देखिएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सीरीज में 600। अब इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना लगा हुआ है 1.5, क्योंकि यही आपकी बैटरी है। देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज ये पूरा यहाँ पे 1.5 है, तो यही वोल्टेज इनको भी मिल जाएगा, यही वोल्टेज इनको भी मिल जाएगा। तो टोटल जो करंट होगी इस वाली ब्रांच में, इसका रेजिस्टेंस लेंगे तो I = हो जाएगा I1। सपोज पूरी करंट यही I1 आएगी, तो I1 = हो जाएगा V/R। R कितना है 600, तो यहाँ 0 लगाओ, 15 चौके 60, तो 1/400 आएगा। तो I1 की जो वैल्यू है वो 1/400 एम्पियर आ गई। अब I2 की वैल्यू कितना है, इसमें कितनी करंट जाएगी, तो I2 = टोटल कितना रजिस्टेंस, ओम से लगाएंगे भाई, I = V/R होता है ना, तो 1.5/R कितना है 60, तो यहाँ हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 15 चौके 60, तो 40। तो इसका मतलब I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/40। ओके, इतना एम्पियर करंट किसमें फ्लो हो रही है, इसमें। तो R1 में कितनी करंट जाएगी, ये वाली। R1 में कौन सी करंट जाएगी, देखिएगा, R1 में जो करंट जाएगी वो 1/400 जाएगी। R3 में कौन सी करंट जाएगी, यही वाली करंट जाएगी। और R2 में कौन सी करंट जाएगी, ये वाली करंट। और R4 में भी यही करंट जाएगी, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो जो करंट इधर वही करंट इधर। अब न्यूमेरिकल समझ में आया। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी थ्योरीज हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशंस। तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स अगर आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी हुई है तो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुने होंगे तो जाहिर है कि आपको दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस की सीरीज़ पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो जल्द ही क्वेश्चन की सीरीज़ भी आप तक पहुंचेंगी। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हो गए, एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस हो गए, और जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उनके सॉल्यूशंस अच्छे विधिवत तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। फिलहाल चलते चलते हम एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आप इस समय फर्राटा फिजिक्स पे लेक्चर्स को देख रहे हैं, और फर्राटा फिजिक्स क्लास 11-12 के एकेडमिक लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी भी करवाते हैं, और नीट की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो जो लोग IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी आप बता दीजिए कि यूट्यूब पे बहुत बढ़िया लेक्चर्स अब चल रहा है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। तो सारे लोग आके अटैच हो जाएं, ज्वाइन कर लें, ठीक है, और आप भी एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ द मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।